नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बिल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित वेल्डिंग की परिभाषा और उपकरण, औजार तथा अतिरिक्त वेल्डिंग की सहायक साधन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलते हैं हम सारांश की ओर। अपने प्रशिक्षण का सारांश जो है उस पे हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले परिचय है फोर्ज वेल्डिंग। तीसरा, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले विभिन्न कटिंग टूल, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले मार्किंग टूल और वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले अन्य औजार। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। प्राचीन समय में धातुओं को जोड़ने के लिए ब्लैक स्मिथ या लोहारगिरी का प्रयोग किया जाता था, जैसे रिंग, जंजीरें, पाइप आदि सभी वस्तुओं को लोहार द्वारा ही बनाई जाती थी, जिससे फोर्ज वेल्डिंग कहते थे। अब हम देखते हैं फोर्ज वेल्डिंग की फोर्ज वेल्डिंग क्या थी। तो फोर्ज वेल्डिंग ब्लैक स्मिथ की क्रिया है। इसे मुख्य रूप से आयरन और माइल्ड स्टील से बनने वाले पार्टों को जोड़ा जाता है। इसमें जिन भागों को जोड़ना होता है उन्हें भट्ठी में पिघलने वाले अवस्था तक गर्म किया जाता है, या लोहार लोग उसको जो है भट्ठी में गर्म अवस्था तक पिघलाते थे, जिसका तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका अंदाजा या अनुमान हम धातु के रंग से लगाते हैं। जब रंग हल्के पीले से सफेद में बदलता है तो उसी समय दोनों पार्टों के सिरों को कह लीजिए मिलाकर दबाव द्वारा आपस में जोड़ा जाता था। दबाव डालने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे तकनीकी विकास के साथ नई नई आधुनिक वेल्डिंग तकनीकी या वेल्डिंग विधियां प्रयोग में लाई जाने लगी, जैसे आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसको GTM-AW के नाम से भी जाना जाता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसको MIG वेल्डिंग भी कहते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इत्यादि। इस आधुनिक युग में नई नई वेल्डिंग विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। ये सब पहले नहीं था, इसलिए जो है फोर्ज वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय नई तकनीक नहीं थी, इसलिए लोहार लोग फोर्ज वेल्डिंग के माध्यम से सब वेल्डिंग करते थे, जोड़ते थे पार्टों को। अब हम देखते हैं वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले विभिन्न कटिंग टूल्स, जिसके द्वारा वेल्डिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है।
वेल्डिंग शॉप में निम्नलिखित कटिंग टूल धातु की कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इस स्निप है, यह एक प्रकार की कैंची है जो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तथा हार्ड और टेम्पर्ड होती है। इसकी धार 87 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती है। इसका प्रयोग धातु की पतली चद्दरों को काटने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न साइजों में मिलती है। इनका साइज 150, 200, 300 और 400 मीटर होता है, जो ओवरऑल लेंथ से लिया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रेट स्निप, दूसरा है बैंड स्निप। इसको बोलते हैं स्ट्रेट स्निप। ये सीधे होती है। ये जब भी आप काटते हैं किसी भी लोहे को, चद्दर को, तो सीधे आप काटेंगे। ये इसका हैंडल है, एक दो हैंडल है, एक ऊपर और एक नीचे। ये इसकी धार होती है जिससे हम काटते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जो बैंड स्निप। बैंड स्निप में देखिए, ये इसका सिरा जो है थोड़ा सा गोलाई में होता है। इससे जो है कि चद्दर को हम गोल अवस्था में, वर्गाकार अवस्था में काटते हैं। इसको बैंड स्निप के नाम से जानते हैं। इसके बाद सीयर, यह भी एक कटिंग औजार है। यह भी एक प्रकार का स्निप ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसका साइज बड़ा होता है, अर्थात बड़े साइज के स्निप को सीयर कहते हैं। यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके ब्लेड की धार 87 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती है। जैसा कि आप पिछले जो शेयर को देखा था, उसकी भी धार जो है 87 डिग्री पर होती है। इसमें मोटे साइज की चादरें व सरिये काटने के लिए यह प्रयोग में लाई जाती है। ये सीयर जो होती हैं, इनको जैसे मोटे सरिये या चद्दर है उससे इससे आप काट सकते हैं, लेकिन उस स्निप से आप बेंट या स्ट्रेट स्निप से आप मोटी चद्दरों को नहीं काट सकते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्टॉक सीयर। ये आपका एक नंबर स्टॉक सीयर है। ये होती है स्टॉक सीयर। ये इसका देखिए कटिंग पॉइंट है, एक यहाँ नट लगा होता है जो कि जुड़ा होता है, और ये इसकी दोनों जो है टांग्स हैं जिसको पकड़ करके हम काटते हैं। ये होती है स्टॉक सीयर। एक होती है ब्लैक सीयर। तीसरा है बेंच सीयर। बेंच सीयर ये है, ये किसी भी बेंच पे फिट कर दी जाती है और इससे सरिया या कोई भी मोटी शीट को आप काट सकते हैं। इसको हम कहते हैं बेंच सीयर। इसके बाद आता है पावर सीयर। पावर सीयर ये है, देखिए आप फिगर में देखें, इससे आप मोटे सरिये या चद्दर को काटने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसको बेंच पावर सीयर के नाम से जानते हैं। अब बेंच सीयर के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि बेंच सीयर क्या चीज होती है। तो बेंच सीयर का प्रयोग बेंच पर फिट करके किया जाता है। इसमें दो ब्लेड होते हैं। एक ब्लेड धार के साथ नट व बोल्ट द्वारा फिट होता है। इसे फिक्स्ड ब्लेड कहते हैं। और दूसरा ब्लेड ऊपर वाले भाग पर फिट रहता है, इसे मूवेबल ब्लेड कहते हैं। यह ब्लेड 87 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती है। इसके ऊपरी भाग पर एक लंबा हैंडल लगा होता है। हैंडल को दबा कर ही दबाव डाला जाता है। बेंच सीयर के द्वारा 6 मोटाई की फ्लैट और 10 मोटी तक का सरिया काटा जा सकता है। पावर सीयर देखते हैं। तो पावर सीयर यह एक प्रकार के बड़े आकार की मशीन है
जिसका प्रयोग मोटर द्वारा चलाया जाता है, या इसका प्रयोग मोटर द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। जहाँ पे पावर शेयर की बात आती है तो यह जो है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगते हैं, जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन देना होता है वहाँ पे पावर शेयर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह कटाई करने में आसान होता है, इससे कटाई करना आसान होता है। इसके द्वारा 12 mm तक मोटी प्लेट, फ्लैट या रॉड काटी जा सकती है। हेक्सा देख लेते हैं। हेक्सा भी एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वेल्डिंग शॉप में धातु काटने के लिए किया जाता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, फ्रेम और ब्लेड। अब बात करते हैं फ्रेम का। तो फ्रेम, हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील की पतली व कंड्यूट पाइप का बनाया जाता है। यह अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड हेक्सा फ्रेम, दूसरा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। और इन दो फ्रेमों में ब्लेड लगती है जिससे हम कटिंग करते हैं। यह हेक्सा का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे फ्रेम में फिट किया जाता है। ब्लेड मुख्यतः हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील या हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड और टेम्पर्ड होते हैं। ब्लेड 200 mm, 250 mm, 300 mm लंबाई के होते हैं। यदि इसके एक किनारे पे दांते हो तो उसे सिंगल एज ब्लेड, यदि दोनों तरफ दांते हो तो उसे डबल एज ब्लेड कहते हैं। ब्लेड की लंबाई एक मुख्य सुराख के सेंटर से दूसरे सुराख के सेंटर की दूरी से लिया जाता है। ये आप देखिए, ये आपका हेक्सा है, ये सॉलिड हेक्सा है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ये इसका ब्लेड है, इसको हैंडल बोलते हैं। ये पूरा फ्रेम है। एडजस्टेबल हेक्सा में इस जगह से जो है एडजस्ट करने के लिए होता है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड हेक्सा है। अब हम देख लेते हैं चीजल। यह भी एक कटिंग टूल है। चीजल भी जो है छेनी जिसको बोलते हैं, यह भी एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे फाइल द्वारा धातु को काटना मुश्किल होता है। पतली चद्दरों व सरिये इत्यादि को दो भागों में बांटने के लिए किया जाता है। हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। चीजल जो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जिसमें 0.75% से 0.85% तक कार्बन होता है तथा हार्ड और टेम्पर्ड होती है। यह निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, राउंड नोज चीजल, साइड कट चीजल, काऊ माउथ छेनी। वेल्डिंग शॉप में मुख्यतः फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसका धार 35 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती है। वेल्डिंग शॉप में तो ज्यादातर बहुत चीजलों का प्रयोग किया जाता है जगह जगह पे, लेकिन मुख्य रूप से जो है फ्लैट चीजल ही प्रयोग में लाई जाती है। अब हम रेती की बात करते हैं, जिसको फाइल कहते हैं। फाइल जो होती है, तो रेती एक हैंड कटिंग टूल है। इसके द्वारा धातु को कणों के रूप में घिसा जाता है। वेल्डिंग शॉप में वेल्ड की जाने वाली जॉब की तैयारी करते समय रेती का प्रयोग किया जाता है। रेती हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसकी टैंक को छोड़कर बाकी सारी रेती हार्ड और टेम्पर्ड होती है।
मतलब जो जिसको आप पकड़ते हैं, जिससे आप घिसते हैं, उसको छोड़ करके बाकी सारे हिस्से जो हार्ड एंड टेम्पर्ड होते हैं। इसकी लंबाई शोल्डर से लेकर पॉइंट तक, टिप तक मापी जाती है। रेती का वर्गीकरण 4 प्रमुख बातों पर आधारित है। लंबाई के अनुसार, रेतियों को लंबाई के अनुसार भी जाना जाता है। जितनी लंबाई होती है उतने प्रकार उसके नाम से जाना जाता है। जैसे लंबाई के अनुसार 300 mm की रेती जो है फाइल है, उसको लंबाई के अनुसार 300, 250 इस तरह से होती है। आकृति के अनुसार भी होती है, बनावट के अनुसार भी फाइल्स को के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ग्रेड के अनुसार किस ग्रेड की है जो है उसे भी जाना जाता है। कट के अनुसार भी जानते हैं फाइल को कि कट के अनुसार वो कितने प्रकार की होती हैं, तो कट के अनुसार भी जानते हैं फाइल को। अब लंबाई के अनुसार देख लेते हैं। तो लंबाई के अनुसार रेतियां 100 mm से 400 mm तक होती हैं, जिसको हम लंबाई के अनुसार जानते हैं। आकृति के अनुसार देखते हैं। आकृति के अनुसार रेतियां 7 प्रकार की होती हैं, जैसे फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, इसके बाद राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल। ये सब फाइलों के प्रकार हैं, आकृति के अनुसार हैं, सबका अलग अलग काम है। अब देखते हैं ग्रेड के अनुसार कैसी होती है ये। तो ग्रेड के अनुसार देखते हैं। ग्रेड का अर्थ रेती के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या जितनी होती है उसको उस ग्रेड सी के नाम से जाना जाता है। जिस रेती में अधिक या कम कटाई करनी होती है, अर्थात जिसमें दांतों की संख्या कम होती है, ज्यादा काटती हैं, और जिसमें दांतों की संख्या अधिक होती है वह कटाई कम करती हैं। ग्रेड के अनुसार यह निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रफ फाइल। तो रफ फाइल में जो होता है, इसमें दांतों की संख्या 1 से 8 तक प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर में 8 से 10 दांते होते हैं, जिसको हम रफ फाइल के नाम से जानते हैं। इसके बाद बास्टर्ड फाइल देखते हैं। बास्टर्ड फाइल में 10 से 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, जिसको हम बास्टर्ड फाइल कहते हैं। सेकेंड कट फाइल, इसमें 14 से 16 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। स्मूथ फाइल, इसमें 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेमी होते हैं। डेड स्मूथ फाइल, इसमें 28 से 35 दांते प्रति वर्ग सेमी होते हैं। कट के अनुसार फाइल के फेस पर विभिन्न प्रकार के दांते कट के अनुसार होते हैं। सिंगल कट फाइल, इसमें रेती के फेस पर एक तरफ से ही दांते होते हैं। इसके बाद डबल कट फाइल, इसमें रेती के फेस पर 2 तरफ से दांते होते हैं। ये बास्टर्ड कट या दोहरी कटाई में बनी होती है। ये दांतें स्मूथ फाइल व बास्टर्ड फाइल दोनों में होती हैं। स्पाइरल कट फाइल, इस प्रकार के वृत्ताकार होते हैं। यह फाइल की सतह पर गोलाई में होते हैं। इस प्रकार के कट राउंड और हाफ राउंड फाइल पर कटे होते हैं। मतलब इस स्पाइरल कट फाइल, हाफ राउंड फाइल और राउंड फाइल दोनों पे इस तरह के कट होते हैं। कर्व्ड फाइल
या कर्व कट, यह भी वृत्ताकार दांते होते हैं। ये रेती के पूरी गोलाई में होते हैं। ऐसी रेतियां नरम धातुओं के लिए प्रयोग की जाती हैं। रफ कट, रास्प कट, इस प्रकार के कट रेती के फेस पर उभार की तरह त्रिकोण में ऊपर को उठे होते हैं। यह कट वाली फाइल लकड़ी को रेतने के लिए प्रयोग की जाती है। अब हम देख लेते हैं वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले कुछ मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स को में देखते हैं तो मार्किंग एक टेक्निकल टर्म्स है जिसके द्वारा जाब की सतह पर शुद्ध समानांतर रेखा खींची जाती है। मार्किंग टूल्स वेल्डिंग शॉप में निम्नलिखित मार्किंग टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। स्टील रूल, सबसे पहले हम स्टील रूल को देखते हैं। यह एक मार्किंग व मापने वाला औजार है। यह स्प्रिंग स्टील व स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका साइज लंबाई से लिया जाता है। यह 150 से 300 mm और 600 mm तक होती है। इसके ऊपर इंच तथा mm दोनों प्रणालियों में चिन्ह अंकित होते हैं। इंचों में 1/64 मतलब 1 इंच में 64 विभाग अंकित होते हैं। मिलीमीटर में देखते हैं 1/2 मतलब 1 मिलीमीटर में 2 भाग तक अंकित होता है। पंच के प्रकार, सेंटर पंच भी एक मार्किंग टूल है। सेंटर पंच लगभग 125 मिलीमीटर लंबे तथा 4 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक मोटे होते हैं। सेंटर पंच का प्रयोग धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने तथा गोल छड़ों को लेथ मशीन पर खरादने से पहले सेंटरिंग करने के लिए इनके किनारों पर गहरे केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। इसके पॉइंट का कोण 90 अंश होता है। इसको पकड़ने के लिए बीच के भाग को नरम किया जाता है। इसके बाद आता है डॉट पंच। यह सेंटर पंच के अनुरूप ही होता है परंतु इसके पॉइंट का कोण 60 अंश होता है। इसका प्रयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। यह 8 पहलू का तथा 6 mm मोटा तथा कास्ट आयरन स्टील से बना होता है। प्रिक पंच, यह पंच फाइल मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रायः मुलायम धातु जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम आदि पर मार्किंग करने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके पॉइंट का कोण 30 अंश होता है। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक पंच। यह पंच फाइन तथा सही मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें पंच पर हैमर की चोट नहीं लगाई जाती या इस पंच पे हैमर की चोट नहीं लगाई जाती। यह जो है फाइनल मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो है स्प्रिंग तथा स्टील का एक ब्लॉक इस प्रकार सेट होता है कि जब हम पंच को दबाते हैं तो बिना हैमर मारे यह मार्किंग कर देता है। इसके पॉइंट 60 व 90 अंश में मिलते हैं। पिन पंच, यह अन्य पंचों की अपेक्षा कुछ अधिक लंबा होता है। इसका उपयोग टेपर अथवा कॉपर पिनों को छेद से निकालने के लिए किया जाता है। डिप्थ पंच, यह पंच भी पिन पंच जैसा ही होता है परंतु इसके निचले
सिरे पर फ्लैट गोल वर्गाकार या अंडाकार सतह होती है। इसका प्रयोग होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है। होल पंच, इस पंच का प्रयोग मुलायम शीट में छेद करने के लिए किया जाता है, जैसे लोहे की पतली चादरें, नरम अलॉय धातु शीट, चमड़ा, गत्ता इत्यादि। ये पंच अंदर से खोखले तथा छेद के अनुसार कई साइजों में मिलते हैं। वेल पंच, यह पंच गोल रॉड के सेंटर निकालने का या मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके आगे का भाग घंटी नुमा होता है तथा इनके घेरे पर इनका साइज निर्भर करता है। इनके बीचों बीच एक पंच लगा होता है जिसे एक स्प्रिंग पीछे से धकेल कर रखती है। इसके बाद भी और आपको ज्यादा मार्किंग टूल्स मिलेंगे, जैसे हैमर है। ये भी जो है कि सेंटर पंच या किसी भी उस पे जो है निशान लगाने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं सावधानियां। पंच से संबंधित सावधानियां निम्न प्रकार की हैं। पंच का पॉइंट तेज धार वाला तथा नुकीला होना चाहिए। पंच के अनुसार हैमर का प्रयोग करना चाहिए। पंच की हेड पर मशरूम आने पर उसे ग्राइंड कर देना चाहिए, नहीं तो आप कारीगर को चोट लग सकती है। पंच का प्रयोग कठोर धातुओं पर नहीं करना चाहिए। हेलो पंच का प्रयोग मोटे जाप पर नहीं करना चाहिए। पंच द्वारा मशीनिंग चिन्ह की दूरी 3 mm से 5 mm के बीच होनी चाहिए। कार्य से पहले पंच के कोण को चेक कर लेना चाहिए। आज मैं आप लोगों को वेल्डिंग की परिभाषा और कुछ औजारों पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आप लोगों को प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।